सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 की प्रैक्टिस की थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गया था। अच्छा, जो चैप्टर 4 है हमारा वो है फ्री कंसेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। फ्री कंसेंट क्या, कंसेंट किसको बोलते हैं, रजामंदी को। और वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग होते हैं। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स कौन कौन से थे। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स कौन कौन से थे। सबसे पहले तो पार्टीज को कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरी बात क्या थी, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तीसरा पॉइंट क्या था, साउंड माइंड होना चाहिए बंदा, बल्कि वो तो कॉम्पिटेंट में आ गया ना। कंसेंट फ्री होना चाहिए। ठीक है, दोनों पार्टीज की रजामंदी होनी चाहिए, आजादाना रजामंदी होनी चाहिए, किसी के प्रेशर में आके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो। और चौथी बात जो थी वो क्या थी, चौथी बात याद करो, मैं भी याद करूं। एक्सप्रेसली लॉ ने, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ, एक्सप्रेस, सॉरी, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय। तो ये चार चीजें थी हमारे पास, इसमें से हम कितनी चीजें कर चुके थे। कॉम्पिटेंट और कॉन्ट्रैक्ट हम देख चुके थे, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन हम देख चुके थे चैप्टर नंबर 3 में। और अपना कंसेंट, फ्री कंसेंट अब हम इस चैप्टर में देखेंगे। और वॉइड एग्रीमेंट्स भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो लॉ ने हमें एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया है कि ये एग्रीमेंट्स वॉइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन एग्रीमेंट्स के अलावा बाकी सारे एग्रीमेंट्स जो होंगे वो वैलिड होंगे। ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा ही है। जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है वॉइड, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि ये तीन चीजें मैच हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, फिर उसमें ये तीन रिक्वायरमेंट्स हमें देखनी पड़ेंगी अगर एक एग्रीमेंट एक्सप्रेसली वॉइड नहीं है तो। एक्सप्रेसली वॉइड है तो फिर तो खत्म, बात ही खत्म हो गई। तो भाई फ्री कंसेंट, कंसेंट किसको बोलते हैं, कंसेंट किस चीज को बोलते हैं, रजामंदी। रजामंदी को कंसेंट बोलते हैं। आजकल बहुत जो वो कंसेंट पे बातें चल रही हैं वेस्ट के अंदर और इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ी बात आगे हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट ऑब्टेन्ड थ्रू कोर्शन। कोर्शन का मतलब क्या है, कोर्शन का मतलब है फोर्स करना किसी को, बदमाशी करना, प्रेशर डालना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोर्शन। अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो दो पार्टीज हैं वो एक तो नियर रिलेशन में होंगी, नियर रिलेशन। अब ये रिलेशन कौन कौन से होंगे वो देख लेंगे। एक तो इनका रिलेशन होगा कोई ना कोई, फैमिली रिलेशन, ब्लड रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है। और डॉक्टर पेशेंट, बॉस एंड एम्प्लॉय, ये भी हो सकता है। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के दोनों पार्टीज में से एक पार्टी ऐसी है जिसका एक इन्फ्लुएंस है दूसरी पार्टी के ऊपर। ठीक है, इसको कहेंगे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड, फ्रॉड को समझाने की जरूरत ही नहीं है कि फ्रॉड एंड डिसीव करना,
धोखा देना, डिसीव, धोखा देना, धोखा देना, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन में डिसीव तो होता है, लेकिन नॉन इंटेंशनल। फ्रॉड का उल्टा, आपने कोई गलत चीज बेच दी लेकिन नॉन इंटेंशनल, आपकी फ्रॉड करने की नीयत नहीं थी, फ्रॉड करने की नीयत नहीं थी। मिस्टेक में क्या होता है कि एक या दो पार्टी अंडर मिस्टेक है कि यार ये चीज, मिस्टेक इज टू मैटर ऑफ फैक्ट होता है और लॉ होता है। मैटर ऑफ फैक्ट को देखते हैं, इनको, इन दोनों को हम आगे डिटेल में देखेंगे कि भाई या तो लॉ की मिस्टेक है या तो फैक्ट की मिस्टेक है। फैक्ट की मिस्टेक में समझा देता हूँ। फैक्ट की मिस्टेक में क्वांटिटी हो सकती है, किसी भी चीज की क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस, इन तीन चीजों की मिस्टेक हो सकती है। इनको हम डिटेल के अंदर देखेंगे, ठीक है। अभी ये सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लो। सही है भाई। तो कोर्शन जो होता है, कमिट और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडेन अंडर पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड क्या, पाकिस्तान पीनल कोड लॉ है जिसके अंदर हमारे पास क्या बोलते हैं कि जो ब्रीचेस हैं, लॉ की ब्रीचेस हैं और उनकी जो पेनल्टीज है वो लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पाकिस्तान पीनल कोड। तो भाई, थ्रेट करना किसी को कि अगर तुमने ये एग्रीमेंट नहीं किया, तुमने ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को उठा लूंगा तुम्हारे साथ, या कुछ ये कर, तुम्हारे बिजनेस को आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो पाकिस्तान में तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तू जानता है मेरा बाप कौन है, ये वो। तो ये हो, विद इंटेंशन टू कॉज अ पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इंटेंशन ये है कि भाई वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है, डील कर ले, कुछ कर ले, मतलब अपने मफाद के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट में लाना चाह रहा है। अगला बंदा अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस बंदे के मफाद में है। भाई तू मुझे ये घर बेच दे, अगर नहीं बेचेगा तो मैं ऐसे की तैसी कर दूंगा तेरी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोर्शन, थ्रेट करना किसी को, धमकी देना, और उस बेस के ऊपर उसका कंसेंट लेना कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो कंसेंट फ्री तो होगा नहीं, कंसेंट तो होगा, फ्री नहीं होगा लेकिन, ठीक है, आजाद नहीं होगा। अच्छा जी, इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो है उस पार्टी के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती है। तो जो अग्रीव्ड पार्टी है वो बोलेगी कि यार मेरा जो कंसेंट था वो फ्री नहीं था, इसने मुझे धमकी देकर मेरा कंसेंट लिया है, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है इसने, ठीक है। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। वो चाहे तो उसको वॉइड कर दे या चाहे तो इसको परफॉर्म करवा ले। और अगर कुछ इसने बेनिफिट्स लिए हैं, कोई पैसे लिए हैं, फॉर एग्जांपल घर बेचा इसने, कोर्शन, अंडर कोर्शन इसने घर बेचा, तो इसने जो कंसिडरेशन ली होगी या जो पैसे लिए होंगे, ठीक है, जो पैसे कंसिडरेशन, जो पैसे लिए थे वो उसको वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। कंसिडरेशन वो उसको वापस करने पड़ेंगे। रिपेमेंट, रिटर्न ऑफ मनी, ये वही बात हो गई, ठीक है। या तो बेनिफिट्स होंगे या तो कोई कोई अगर बेनिफिट्स लिए वो वापस कर दो, या जो पैसा लिया है वो वापस कर दो, ठीक है। दोनों चीजें हो सकती हैं, जरूरी थोड़ी है एक बंदा जो है वो पैसे ही ले, हर चीज के बदले पैसा नहीं लिया जाता दोस्त। उसके बाद है हमारे पास अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हेन वन पार्टी when one party is in a position to dominate the will of the other due to their relationship to obtain unfair advantage of the other। आप एक लड़के हो और आपकी बीवी है, ठीक है, और आप क्योंकि श्योर हो तो आप एक पोजीशन में हो कि आप उस अपनी बीवी की जो रजामंदी है उसको डोमिनेट कर सकते हो, उसकी विल को डोमिनेट कर सकते हो,
और आप उसको बोलते हो कि यार मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे अपना सोना दे दो, मुझे अपना सोना दे दो, और मैं तुम्हें पार्टनरशिप में लगा दूंगा, तुम मेरी पार्टनर बन जाओ। जो तुम्हारे पास गोल्ड है वो तुम मुझे दे दो, मैं वो बिजनेस में लगाऊंगा और तुम मेरी पार्टनर हो जाओ। ठीक है। तो आपने अपनी बीवी का अनफेयर एडवांटेज उठाया, अपनी पोजीशन की का अनफेयर एडवांटेज उठाया। ठीक है। अ पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर वेयर, इसमें तीन चीजें। ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी होगी होगी उसकी। कैसे? एम्प्लॉयर की, जैसे एम्प्लॉय पे बॉस, बॉस की जो है वो एम्प्लॉय पे अथॉरिटी होती है, पुलिस ऑफिसर की जो है वो ट्रैफिक वाले रोकते हैं ना, कैसा करते हैं तुम्हारे साथ। ठीक है। टैक्स ऑफिसर, टैक्स पेयर, टैक्स ऑफिसर जो होता है ना, जो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर होता है, रेवेन्यू ऑफिसर, वो भी बड़ी मारता है यार। इतनी मारता है, इतनी मारता है, क्या बताऊं। साला मानता ही नहीं है उसको, आप जो कुछ भी जो है वो डिफेंस में दे दो, वो साला मानता ही नहीं है। ही स्टैंड्स नंबर टू, ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद अदर। पेरेंट एंड चाइल्ड हो सकता है, एडवोकेट एंड क्लाइंट हो सकता है, फियांसे फियांसी, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर। ठीक है। नंबर थ्री, वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररीली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। आपके दादाजी, आपके जो दादाजी हैं वो बिस्तर पे थे, वो बीमार है, ठीक है, बहुत गंदे बीमार हैं। और आपने क्या किया? वो बीमार थे, आप गए, आप क्योंकि होशियार थे, आपने बोला इससे पहले दादाजी फौत हो जाए, इनसे मैं लिखवा लूं कि ये जो बंगला है ये मेरे नाम कर दें, ये बंगला जो है मुझे मिलेगा इनके मरने के बाद। ठीक है। आप बहुत होशियार थे, आपने ये कर लिया। तो आपके दादाजी क्योंकि मरने वाले हैं, वो हो सकता है आप उनको ब्लैकमेल ब्लैकमेल करो, आप उसकी खिदमत करते हो, तो आप उनको रजामंद कर लो। हो सकता है वो मेंटली उस पोजीशन में ना हो कि वो जज कर सके कॉन्ट्रैक्ट को, और वो रजामंदी दे दें अपनी। ठीक है। क्यों? अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ, इधर लिखेंगे मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। ठीक है, बाय रीजन ऑफ एज भी हो सकता है। उसके बाद एग्जाम्पल क्या थी? डॉक्टर और पेशेंट, फैमिली एंड ओल्ड मैन। ठीक है, तीसरे में इनकी एग्जाम्पल्स भी याद रखनी है, तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चैप्टर नंबर थ्री के अंदर हमने देखा था एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, वो था ना, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और कंप्लीटेड गिफ्ट्स, टाइम बार्ड डेट। ठीक है, ये चारों तकरीबन चार थे ना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट किया था, तो उनको देख लेना। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फ्री कंसेंट एंड वर्ड एग्रीमेंट्स। बड़ा चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल। भाई आपने दादाजी से लिखवा तो लिया, लेकिन अब उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि यार दादाजी अपने होशो हवास में, होशो हवास में मेरे नाम करके गए हैं बंगला। ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर, आपके ऊपर आएगा। इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट क्या है भाई? अग्रीव्ड पार्टी के, आपके दादा को कल होश आ गया और आपके दादा ने बोला अबे तेरी ऐसी की तैसी, तूने ये क्या हरकत करी है। तो आपके दादाजी ये बोल सकते हैं कि भाई अब ये कॉन्ट्रैक्ट आपसे पकड़ के फाड़ सकते हैं। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। तो अगर आप अपनी विरासत लिखवा रहे हो दादाजी से, तो आप कोशिश करो कि उसी रात को दादाजी को टपका दो, ताकि कल को उनको होश ना आए। समझ रहे हो? Party avoiding the contract may or may not restore benefit upon such terms and conditions court think as just। भाई जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना चाह रही है वो पार्टी अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी अवॉइडिंग द, कौन सी पार्टी अवॉइड कर रही है यहाँ पर? कौन सी पार्टी अवॉइड कर रही है दादाजी और आपके उसमें? हैं जी?
पार्टी अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। दादाजी, तो दादाजी को तो आपने कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, दादाजी को तो आपने कुछ दिया ही नहीं है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करो, आप अग्रीव्ड पार्टी हो। ठीक है, आप एक अग्रीव्ड पार्टी हो। और आप, जरूरी नहीं है कि आप जो आपने बेनिफिट लिए, पैसे लिए, कुछ भी लिया, वो आप वापस करो। ठीक है, अगर आप अग्रीव्ड पार्टी हो, दादाजी वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, यहाँ दादाजी वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, यहाँ दूसरी कंडीशंस अप्लाई होंगी। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर यार अच्छा नहीं लगता, बॉस जो होता है ना, बॉस बॉस बोलना अच्छा लगता है। बॉस एंड, तो भाई बॉस एंड एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर एम्प्लॉय को कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। ठीक है, और एम्प्लॉय को बोला कि तू ये कर, तू ये चीज कर, तू मुझे ये गाड़ी बेच, तेरा प्रमोशन पक्का। ठीक है, तू मुझे ये अपनी, तेरी कल्टस मुझे पसंद आ गई, ये तेरी अल्टो मुझे पसंद आ गई, ये गाड़ी तू मुझे बेच, मुझे चाहिए, तेरा प्रमोशन पक्का। तो अब एम्प्लॉय ने जो बेनिफिट्स लिए थे, पैसे वैसे जो भी लिया था, वो उसको वापस करना पड़ेगा। मे और मे नॉट, मे और कोर्ट डिसाइड करेगा कि वापस करना है या नहीं, बेनिफिट्स वापस करने या नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट थिंग्स एज जस्ट, तो कोर्ट तो बोलेगी पैसे वापस करो, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से ये कि भाई कोर्ट जो बोलेगी उतना बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, और उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो कोर्ट डिसाइड करे। कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में फर्क क्या है ये? इम्पोर्टेंट बेटा सब कुछ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बी लॉ में, सी लॉ में एक एक पैराग्राफ, एक एक लफ्ज इम्पोर्टेंट है। एक एक लफ्ज का रट्टा लगा के जाना है हमें। रट्टा लगाना है, रट्टे के बिना ये पेपर पास नहीं होता। ये एक ना रियलिटी है इस पेपर की। इस पेपर की रियलिटी है कि ये रट्टे से, रट्टे के बगैर पास नहीं होता है। तो मैं तुम लोगों को सुनहरे ख्वाब नहीं दिखा रहा कि यार रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। भाई रट्टा तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने केपेबल नहीं है कि हम लोग समझ के जो है वो अपनी इंग्लिश में पेपर पास कर रहे हैं, तो हमें रट्टे की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये जो डिफरेंस है ना कंसेंट, कोर्शन और अंडर इन्फ्लुएंस का, ये पूछता रहता है वो अटेम्प्ट्स में, हर 2-3 अटेम्प्ट्स बाद कोई ना कोई इसके ऊपर सिनेरियो आ रहा होता है, या कोई ना कोई थ्योरी, मतलब सीधा सीधा रोट लर्निंग वाला सवाल आ रहा होता है। तो कंसेंट में इसके कितने पॉइंट हैं टोटल यार? 9 पॉइंट है। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको देख लेना। सबसे पहला पॉइंट कंसेंट के ऊपर एक पोर्शन में जो कंसेंट होती है, कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय गिविंग अ थ्रेट ऑफ एन ऑफेंस और कमिटिंग एन ऑफेंस। धमकी देता है कि यार मैं ये चीज कर दूंगा। ऑफेंस का मतलब क्या? ऐसी ऐसी चीज, ऑफेंस ऐसी चीज कि जो पाकिस्तान पीनल कोड में क्या बोलते हैं, जुर्म हो। कोई जुर्म करोगे आप, लॉ को एक्सीड करोगे, लॉ को ऑफेंड करोगे। ठीक है, तो इस तरह से कंसेंट ऑब्टेन किया, वो धमकी धमकाने से। और अंडर इन्फ्लुएंस में कंसेंट ऑब्टेन किया गया डोमिनेटिंग द विल, कि यार बीवी को अगर मैं बोलूं कि मुझे गोल्ड अपना दे दो, तो बीवी मुझे मना थोड़ी करेगी, वो तो बोलेगी। मेरा एक उसके ऊपर, आजकल का जमाना अलग है, लेकिन अगर हमारे माँ बाप का जमाना अगर देखा जाए तो हस्बैंड्स को एक डोमिनेटिंग पोजीशन, बहुत एक डोमिनेटिंग पोजीशंस पे होते थे। तो वो बोले कि यार ये मुझे घर से निकाल देगा, मुझे तलाक दे देगा, इससे बेहतर है भाई गोल्ड दे दो। ठीक है, कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डोमिनेटिंग द विल। नेचर ऑफ प्रेशर
इट इन्वॉल्व्स फिजिकल प्रेशर, ओ माय गॉड, इट इन्वॉल्व्स मोरल प्रेशर या मेंटल प्रेशर। ठीक है। रिलेशनशिप क्या है? पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर। कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड हो या ना हो कोर्शन के अंदर, लेकिन अनडू इन्फ्लुएंस में रिलेटेड होती है। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर अंडर सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। रीजन क्या होता है कोर्शन एक्सरसाइज करने का, अनडू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने का? द ऑब्जेक्टिव इज टू कंपेल अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी बंदे को, जो गोल है कोर्शन एक्सरसाइज करने वाले का, वो ये कि ये आगे वाला, द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। और इसके अंदर अनडू इन्फ्लुएंस में जो रीजन होता है, जो गोल होता है, जो पर्पस होता है, वो ये होता है कि अगले बंदे का अनफेयर एडवांटेज लिया जाए। क्या क्रिमिनल लायबिलिटी हो सकती है? क्रिमिनल लायबिलिटी इज इंकर्ड, देयरफॉर इट इज इलीगल। क्रिमिनल लायबिलिटी इज नॉट इंकर्ड, आपस में मुकमुका हो जाता है। ठीक है। ऑन वोम कोर्शन में भी एम्प्लॉयड ऑन अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी किसी भी इंसान के ऊपर किया जा सकता है। स्ट्रेंज कोर्शन एक स्ट्रेंजर के ऊपर एक्सरसाइज किया जाता है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस may only be employed on the party whose consent is desired, जिस पार्टी का कंसेंट डिजायर कर रहे हैं, और जो पार्टी हमारे साथ नियर रिलेशन में, कोई रिलेशन है, उसके ऊपर हम एक्सरसाइज करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। बाय whom it can be exercised by a stranger to the contract। कोई भी स्ट्रेंजर कोर्शन कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। It can only be exercised by a party to the contract and not by a stranger। कोर्शन, अच्छा कोर्शन जो है ना, जरूरी नहीं है पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करे। उस पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे कोई गुंडा आ गया, कोई टेररिस्ट आ गया, ठीक है, वो भी एक्सरसाइज कर सकता है। या आपको कहीं किसी बड़े आदमी की कॉल आ गई, तो ऐसा भी हो सकता है कोर्शन में। लेकिन अंडू इन्फ्लुएंस में कोई स्ट्रेंजर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सरसाइज करते हैं। इन दोनों में से कोई ही एक्सरसाइज करेगा, कोई स्ट्रेंजर, कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा बीच में। बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनर्स ऑफ प्रूफ को हम बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी हुज कंसेंट हु वांट्स टू रिलीव हिमसेल्फ ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोर्शन। अग्रीव्ड पार्टी, वो बोल जो कोर्शन के कॉन्सिक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर हुआ है, अग्रीव्ड पार्टी हुई है ना, जिस पार्टी के ऊपर कोर्शन एक्सरसाइज किया गया, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि वो प्रूफ करेगा कि मेरे ऊपर कोर्शन एक्सरसाइज हुआ है, मुझे धमकियां आ रही हैं, मुझे कॉलें आ रही हैं। द undue influence में द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। Restoration of benefit, agreed party has to restore the benefit received। Party avoiding the contract may or may not restore benefit as per court, as as court thinks just। ठीक है, ये तो लास्ट वाला पॉइंट था, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जी। यहाँ पर ब्रेक ले सकते हो, लेकिन मुझे आगे जाना पड़ेगा, बड़ा चैप्टर है, इसको आज या कल खत्म करना है। उसके बाद है सर फ्रॉड, कोर्शन और मिस रिप्रेजेंटेशन, सॉरी कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस तो हो गया। अब है फ्रॉड। फ्रॉड में क्या होता है? डिसीव करना, किसी को धोखा देना, ये जानते हुए कि हम उसको धोखा दे रहे हैं, इसमें अगली पार्टी का नुकसान होगा, लेकिन हम फिर भी इसको कमिट कर रहे हैं। फ्रॉड मीन्स और इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स committed by a party with intention to deceive, धोखा देनी, another party or to induce make him enter into the contract। हम्म, उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने के लिए उसको धोखा दे रहे हैं, धोखा देके उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा। फ्रॉड पांच तरह के हो सकते हैं। सजेशन ऑफ अ फैक्ट बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। भाई आपने एक घोड़ा, आप घोड़ा घोड़ा बेच रहे हो, आपके, आप घोड़ा बेच रहे हो,
और आपको पता है कि ये अरबी नस्ल का नहीं है। आपको पता है कि ये अरबी नस्ल का नहीं है, लेकिन आप इसको अरबी नस्ल का बोल के बेच रहे हो, घोड़े। ठीक है, तो ये फ्रॉड हो गया, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट। आपको पता है एक चीज में डिफेक्ट है, लेकिन आप वो डिफेक्ट बता नहीं रहे और उसको ऐसे ही बेच रहे हो। तो इसको हम बोलेंगे कि आप कोई चीज छुपा रहे हो, किसी सब्जेक्ट मैटर, किसी चीज के बारे में आप कोई चीज छुपा रहे हो। ठीक है, कोई फैक्ट छुपा रहे हो, तो ये भी फ्रॉड में आता है। प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। निकाह कर लिया लेकिन इस नियत से किया कि मैं 2-3 दिन बाद इसको तलाक दे दूंगा। ठीक है, या मैं इससे खुला ले लूंगी, दोनों हो सकते हैं ना। तो ये भी फ्रॉड हो गया। एनी अदर एक्ट विच इन्वॉल्व डिसीविंग। कोई भी ऐसा एक्ट जिसके अंदर धोखा शामिल हो, वो फ्रॉड होता है। एक्ट और ओमिशन लॉ डिक्लेयर्स। कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा ओमिशन जिसको लॉ बोल दे कि ये फ्रॉडुलेंट है, तो वो फ्रॉडुलेंट है। इसके अंदर कोई सवाल नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है साइलेंस एज टू फ्रॉड। ठीक है, साइलेंस एज टू फैक्ट्स likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless parties stand in near relation or silence itself is equal to speech। अब इसके अंदर क्या सीन है कि साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं है। उसकी दो एक्सेप्शंस हैं, कि या तो पार्टीज नियर रिलेशन में हो, या साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, खामोशी ही जवाब हो। ठीक है, अब साइलेंस किस हिसाब से, आप फर्नीचर लेने गए, या चलो आप लेने चले गए, कोई गाड़ी लेने चले गए। ठीक है, आप कोई गाड़ी लेने चले गए और आपको वो बंदा कह रहा है कि यार इसके 2 पीस टचअप हैं, इसके 2 पीस शावर हैं, 2 पीस टचअप है। ठीक है, लेकिन उसके जो वो थे, जो पीस शावर थे वो थे 4। दो का दो, उसको पता था 4 है, लेकिन उसने आपको 2 बताए। अब यहाँ पर जो साइलेंस है ना उसकी, या वो चलो 2 शावर हैं, वो ये भी नहीं बताता। ठीक है, इस एक गाड़ी में 4 पीस शावर टचअप है, शावर है, तो वो बता नहीं रहा। जो सेलर है उस वो खामोश है। तो अब ये, क्या ये फ्रॉड होगा? नहीं, ये फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि साइलेंस फ्रॉड नहीं। आपकी जो खरीद रहा है उसकी जिम्मेदारी है इस गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाना। ठीक है। जो खरीद रहा है उसकी जिम्मेदारी है। या आप उससे पूछो यार इसमें कितने पीस टचअप है, वो खामोश रहे, तो आपको शक हो जाना चाहिए। ठीक है, साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। उसको आपको शक हो जाना चाहिए कि यार ये खामोश है, इससे मैं जब भी पूछ रहा हूँ कि ये गाड़ी शावर है नहीं है, बोल रहा है खामोश है ये। एग्रीमेंट पे क्या इफेक्ट होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। ये तो हर उसमें आ रहा है। अग्रीड पार्टी कैन insist that contract should be fulfilled and that he shall be put at position which he would have been if the representation made was true। भाई, जो अग्रीड पार्टी है ना, वो ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकती है। या तो वो बोले कि भाई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, या तो वो ये बोले कि मुझे मेरे पैसे वापस करो, मुझे वापस उसी पोजीशन में ले आओ जहां मैं पहले था। या तुमने ये चीज खराब बेच दी है, धोखे से मुझे तुमने ये चीज खराब बेच दी है, मुझे सही चीज दो, ये चीज वापस लो और मुझे सही चीज दो। ऐसा भी हो सकता है। एक ये साइलेंस का कॉन्सेप्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable if the consent was obtained through fraudulent silence
एंड पार्टी वाज एबल टू डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। भाई गाड़ी के 4 पीस टचअप थे, आपको उसने सेलर ने बताया ही नहीं। अब ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना, आप क्या खड़का के देखे कि कोई टचअप है नहीं है। ठीक है, गाड़ी एक्सीडेंटल है नहीं है, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। आप और आप चेक करने से आपको पता भी चल जाता कि एक्सीडेंटल है या नहीं है। लेकिन आपने उसको इग्नोर किया, उस चीज को, उस फ्रॉड को इग्नोर किया आपने। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मिस रिप्रेजेंटेशन, कि फ्रॉड की तरह ही होती है लेकिन इसमें इंटेंशन टू डिसीव नहीं होता। कैसे? फ्रॉड के अंदर 5 बातें थी, मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर 3 बातें हैं। पॉजिटिव अजर्शन, पॉजिटिव अजर्शन का मतलब क्या? स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू बट द पर्सन मेकिंग इट बिलीव्स इट टू बी ट्रू। आपने, ये गाड़ी की एग्जाम्पल को ले लेते हैं ना, तो बंदा अगर ये बोले कि यार ये गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, लेकिन वो गाड़ी एक्सीडेंटल है, लेकिन उस बंदे को भी पता नहीं था कि ये गाड़ी उसको किसी ने एक्सीडेंटल दे दी है, तो ये हो गई मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड करने की नीयत नहीं थी। ठीक है। मिसलीडिंग अनदर बाय ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव। आप एक मॉल में गए, उस मॉल में आपका बिल बन रहा था, लेट से 1000 रुपीज, और जो कैशियर था, जो बिल बनाने वाला था, काउंटर वाला था, उसने आपका बिल बना दिया 10,000 रुपये का। ठीक है, उसने आपका बिल बना दिया 10,000 रुपये का। या ये उल्टा भी हो सकता है, उसने बिल बना दिया 500 रुपये का। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई उसके, उसकी ड्यूटी के अंदर, उसकी जो पावर्स हैं उसके अंदर तो ये चीज नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि उससे ये गलती हो गई। 100 की चीज उसने 1000 की दे दी, 10,000 की चीज उसने 1000 की दे दी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन इंड्यूसिंग मिस्टेक इनोसेंटली अबाउट सब्जेक्ट मैटर। भाई घोड़ा बेच रहे थे आप, आपने बोला ये घोड़ा क्या है? अरबी घोड़ा है। अरेबिक, अरब हॉर्स। अरेबिक पता नहीं क्या बोलते हैं यार इनको, नस्ल को पता नहीं क्या बोलते हैं, ब्लड लाइन पता नहीं क्या। तो आपको भी किसी ने ऐसे ही बेचा हुआ था। ठीक है, आपको भी किसी ने ऐसे ही बेचा हुआ था, और आप आगे भी ऐसे ही बेच रहे हो। तो दोनों की तरफ से मिस्टेक है, इनोसेंट मिस्टेक है। ठीक है। इफेक्ट क्या होगा एग्रीमेंट के ऊपर? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ग्रीड पार्टी। भाई ये तो पता नहीं कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर ये दूसरा पॉइंट सेम है, फ्रॉड के साथ सेम है, ये दोनों पॉइंट फ्रॉड से सेम है। ठीक है, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऊपर कर चुके हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन की अब एक एक्सेप्शन है, जो फ्रॉड में एक्सेप्शन थी ना, वही एक्सेप्शन है यहाँ पे, कि contract will not be voidable if the party whose consent was obtained through misrepresentation had means of discovering the truth with ordinary diligence। भाई थोड़ी सी गौर फिकर करके वो ट्रूथ जो है, जो सच है, वो मालूम कर सकते थे। ये ऑप्शन था अग्रीव्ड पार्टी के पास, लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया। तो अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइडेबल नहीं है, अब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि आपके पास मीन्स फॉर डिस्कवरिंग द ट्रूथ था। ठीक है। अब डिफरेंस क्या है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में? दो डिफरेंस है, इंटेंशंस के और रेमेडीज के। इम्प्लाइज एन इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देने की नियत होती है, या धोखा देने की नियत नहीं होती। रेमेडीज क्या है? इट इज सिविल रॉन्ग एंड अग्रीड पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस इन एडिशन टू कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड में एक तो आप, जो आपके साथ
जो आपकी आपने गलत चीज ली है वो आप वापस कर सकते हो और पूरी कंसिडरेशन वापस ले सकते हो। और आपका जो नुकसान हुआ है उस चीज को लेकर के, एक तो आपने पैसे दिए वो अलग है, और जो ऊपर जो नुकसान हुआ है आपको, आपकी गुडविल खराब हुई है, कुछ भी हुआ है, आप वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। आपके कोई कस्टमर्स चले गए, कस्टमर्स भाग गए क्योंकि डैमेज इन्वेंट्री आपने खरीद ली थी, तो आप सप्लायर से वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। यार ये मेरे कस्टमर भगा दिए तूने, अब तू मुझे ये डैमेजेस भी पे कर। ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन में अग्रीड पार्टी कैन ओनली अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बट डैमेजेस आर ओनली पेबल एट डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। भाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि डैमेजेस पे होंगे या नहीं होंगे। अब लास्ट चीज रह गई है, सेशन थोड़ा लंबा हो गया। फॉल्स बिलीफ, बिलीफ क्या, यकीन, यकीन बोलते हैं बिलीफ, दैट सर्टेन फैक्ट्स आर ट्रू व्हेन दे आर नॉट। फैक्ट्स कौन कौन से, किसी चीज का टाइटल, एग्जिस्टेंस, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर। तो मिस्टेक जो होती है वो फैक्ट्स की भी हो सकती है, मिस्टेक जो है वो लॉ की भी हो सकती है। लॉ के अंदर दो चीजें, लोकल लॉ और फॉरेन लॉ। फैक्ट्स की मिस्टेक ये होंगी, टाइटल, एग्जिस्टेंस, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, आइडेंटिटी, इसकी होगी। और लॉ मिस्टेक एज टू लॉ में लोकल लॉ और हमारा फॉरेन लॉ। ठीक है। मिस्टेक में सबसे पहले है बायलैटरल मिस्टेक, कि दोनों पार्टीज, अच्छा ये जो है दोनों, मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट्स और ये मिस्टेक एज टू लॉ हो गया। ठीक है। ये जो दोनों है बायलैटरल और यूनिलैटरल, ये मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट्स के पॉइंट्स हैं। ठीक है। बायलैटरल मिस्टेक में दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक है एज टू मैटर ऑफ फैक्ट्स। दोनों पार्टीज समझ रही है कि घोड़ा जो है वो अरबी है, या दोनों पार्टीज ये समझ रही हैं कि ये गाड़ी जो है एक्सीडेंटल नहीं है। ठीक है, ये गाड़ी प्योर है, ओरिजिनल है, एक्सीडेंटल नहीं है। दोनों पार्टीज क्या है, अंडर मिस्टेक है। एग्रीमेंट इज वॉइड। अगर दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक होंगी, बायलैटरल मिस्टेक होगी, तो एग्रीमेंट वॉइड होगा। यूनिलैटरल मिस्टेक, यूनिलैटरल का मतलब अगर एक पार्टी अंडर मिस्टेक है तब valid होगा। क्यों वैलिड होगा, क्यों वैलिड होगा भाई, क्यों वैलिड होगा, ये सवाल आ क्यों रहा है? जब भाई लॉ बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वैलिड होगा ना, तो रीजन क्यों देखने जा रहे हो? अगर एक पार्टी अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, अंडर मिस्टेक होगी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट्स, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक है, ये तो पार्टी की गलती है कि वो अंडर मिस्टेक है। उसके बाद है मिस्टेक एज टू लॉ। अगर लोकल लॉ की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से दिस इज मी गुलाम हुसैन, ठीक है, और मैं गुड्स बेच रहा हूँ, मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं गुड्स बेच रहा हूँ लेट्स से जुबैर को। अब क्या हुआ कि मैंने इसको गुड्स तो बेच दिए। अब मुझे पता चला कि मालिक ने जो गुड्स बेच रहा हूँ उसके ऊपर मुझे जीएसटी देना है, जनरल सेल्स टैक्स देना है मुझे। तो मैं जुबैर भाई को बोलता हूँ, यार जुबैर भाई, ये जो है इनके ऊपर मुझे जीएसटी भी देना है, मुझे पता नहीं था, तो आप मुझे बराए मेहरबानी 17% पैसे और दे दो। 100 रुपये आपने दे दी, 17 रुपये और ऊपर दे दो। ठीक है। तो मेरी तरफ से मिस्टेक एज टू लॉ हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं है, मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है। ठीक है। और जो मेरे जीएसटी का नुकसान हुआ था वो मुझे उठाना पड़ेगा, वो मुझे उठाना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मिस्टेक एज टू लॉ की। अगर लोकल लॉ है, लोकल लॉ की मिस्टेक होगी तो ऐसा होगा, आप भाई आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे और आपको ट्रैफिक वाले ने रोक लिया। अब आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ना एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने जितने भी वो लॉ होंगे वो उनको उनकी पासदारी करनी है, ठीक है। आप बिना हेलमेट के जा रहे थे, आपको ट्रैफिक वाले ने रोक लिया। आप बोल रहे थे यार मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं था कि यार हेलमेट पहनना है। तो अब ये आपकी तरफ से हो गई है मिस्टेक, लोकल लॉ की मिस्टेक हुई है। अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, आपको पैसे पे करो बेटा, शाबाश, पेनल्टी पे करो। और अगर ऐसा लॉ है जो पाकिस्तान के अंदर फोर्स्ड नहीं है, लॉ नॉट इन फोर्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्स नहीं होता, आउटसाइड पाकिस्तान लॉ है, फॉरेन लॉ है, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास फिर यही चीजें रिपीट होंगी। सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक एज मैटर ऑफ फैक्ट, एज टू मैटर ऑफ फैक्ट्स। उसके अंदर फिर ये यूनिलेटरल और बायलेटरल वाला सीन आ जाएगा, ठीक है मेरी जान। उसके बाद है रिपेमेंट इन रिटर्न का नोट। कोई भी चीज अगर मैं नोट में लिखता हूँ ना तो फिर वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अ पर्सन टू whom मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक मस्ट रीपे और रिटर्न। एंड भाई मिस्टेक के अंदर, अंडर मिस्टेक आपने कोई कंसिडरेशन रिसीव कर ली है तो आपको वो चीज वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये होगा बायलैटरल मिस्टेक में। ये होगा बायलैटरल मिस्टेक में। ओनली बायलैटरल मिस्टेक, और वो मिस्टेक एज टू लॉ भी हो सकती है, मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट भी हो सकती है, ठीक है। ओनली बायलैटरल में होगा, क्योंकि इसमें तो यूनिलैटरल में तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ना। लेकिन अगर बायलैटरल मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, तो आपने, किसी पार्टी ने अगर कोई कंसिडरेशन रिसीव किए तो वो उसको वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि बेनिफिट्स रिसीव किए तो वो रिस्टोर करने पड़ेंगे। ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब आपने इन सब चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट्स का, वो हम देखेंगे। तो तब तक आपने इस चीज को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। सेशन लंबा हो रहा है, अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज।